रविशंकर प्रसाद जो सांसद हैं भाजपा के, वो कह रहे हैं कि कोई चेहरा नहीं, आखिर क्यों नहीं बता रहे हैं कि चेहरा कौन होगा। देखिए, चेहरा रविशंकर ढूंढ रहे हैं। प्रसाद जी पर बहुत दया आती है कि इतने काबिल लीडर हैं और मार्गदर्शक मंडल के में बना दिए गए हैं। ठीक है, मंत्री पद भी उनका पता नहीं क्यों छीन लिया गया है। तो बेचारे के पास में अब सिर्फ झूठ मूठ का टरटराने वाला एक काम दे दिया गया है और रविशंकर प्रसाद जी की कोई उपयोगिता अब नहीं रह गई है देश की राजनीति में। इसलिए रविशंकर प्रसाद जी कुछ भी बोले, अब बोल करके वो अपना स्पेस बनाए रखना चाहते हैं। उनके पास में भारतीय जनता पार्टी के पास में रविशंकर प्रसाद मार्गदर्शक मंडल के साथी हैं। लास्ट सवाल सर, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए। वो आरोप लगा रहे हैं कि हमें मजबूर किया गया कि आप जो पार्टी है उनकी, हम पार्टी मर्ज कर दें, मतलब जो जेडीयू पार्टी है उसमें मर्ज कर दें, ये डायरेक्ट कहना था। देखिए, ये जीतन राम मांझी जी अपने सभी विधायकों के साथ में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने गए थे 2 दिन पहले, और सबसे पहले तो उनके बीच में क्या बात हुई उसका उन्होंने खुलासा नहीं किया। जदयू के लोगों ने कहा कि हमने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया। ललन सिंह भी बोल दें, नीतीश कुमार के लिए कसम खाए थे। जब से अमित शाह जी से मिल करके आए थे तब से ज्यादा जोर जोर से कसम वो खा रहे थे। मजबूर किया गया नहीं, उस अमित शाह जी के मिलने के बाद 2-3 बार कसम खा चुके थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। 23 जून को विपक्षी एकजुटता की बैठक होने वाली है पटना में, जिसको लेकर के तमाम बड़े नेता आ रहे हैं। राहुल गांधी भी आ रहे हैं, तमाम नेता उनके साथ हैं। क्या कुछ होने वाला है पटना में? एक तरफ बीजेपी कह रहा है कि उस दिन काला दिन होगा। देखिए, बीजेपी के लिए काला दिन हो सकता है, क्योंकि उस दिन से बीजेपी, जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है, बीजेपी की उल्टी गिनती पूरे देश में शुरू हो गई है। कर्नाटक उसका सामने रिजल्ट है कि जनता में किस तरीके से विश्वास खो रहे हैं, किस तरीके से हर एक मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल हुई है और आम लोग निराशा भरे जीवन में जी रहे हैं। न किसान, न मजदूर, न छात्र, न महिला, कोई भी इनके शासनकाल में किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। सिर्फ सबका साथ सबका विश्वास का नारा देकर के आए थे और सबका साथ सिर्फ अडानी अंबानी के विकास में लग गए। देश पूरी देख रही है किस तरीके से। आपने देखा कि ट्विटर के एक सीईओ ने किस तरीके से अपना बयान जारी किया है कि किसानों के सवालों को दबाने के लिए उन पे दबाव सरकार के द्वारा दिया गया। यहाँ तक कहा गया कि अगर किसानों का सवाल आप ऊपर लाएंगे तो आपके यहाँ छापे पड़ेंगे। तो इस तरीके से लोकतंत्र को कुचलने वाला एक दौर चल रहा है, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी ने अमृत काल दिया है। असल में ये लोकतंत्र के कुचलने वाला काल है, जिसमें बाबा साहब के द्वारा दिए गए तमाम संवैधानिक अधिकारों पर तलवार चलाई जा रही है। तो 23 तारीख को एक पूरे देश के विपक्षी एकता बिहार के धरती पर पुनः इकट्ठा हो रहे हैं और यहीं से संकल्प लेंगे कि जो 2014 में आए थे उनको 2024 में नहीं आने देंगे और तमाम लोग एकजुट होकर के संविधान बचाने की लड़ाई में सब लोग को एकजुट होना है। तो साफ साफ आप देख रहे हैं कि ये लड़ाई एक संविधान बचाने की लड़ाई है, एक तरफ मनुस्मृति बचाने की लड़ाई है। तो मनुस्मृति बचाने में भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जो लोग हैं वो मनुस्मृति बचाने में लगे हैं, और बाकी ये महागठबंधन और तमाम लोगों का जो 23 तारीख की बैठक हो रहा है, वो संविधान कैसे बचे, संवैधानिक संस्था कैसे बचे, आम लोग का अधिकार कैसे बचे, आम लोग का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का अधिकार कैसे बचे, इस पर वो एकजुट हो रहे हैं। और 23 तारीख के बाद देश में और माहौल बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी देखिएगा बोल चाल तमाम भाषाओं में डिरेल होते जाएंगे और अलोकतांत्रिक ज़्यादा होते जाएंगे 23 तारीख के बाद। कह रहे हैं कि जितने भी भ्रष्टाचार हैं नेताओं पे, वो एकजुट हो रहे हैं सारे, मतलब एक तरह से चोर का भी शब्द उपयोग कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के नेताओं जितना है वो एकजुट हो रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, भ्रष्टाचार का तो आरोप उन पर है, ठीक है। अभी तक उन्होंने रफल के सवाल पे कोई जवाब नहीं दिया है। अभी तक जो उन्होंने, राहुल गांधी जी ने जो संसद में सवाल पूछा था कि वो 20,000 करोड़ रुपया किसका लगा है अडानी समूह में, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया है। अभी तक ये जवाब नहीं दिया है कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी
और विजय माल्या, ये तमाम लोग जो भ्रष्टाचारी, जो भारतीय जनता पार्टी ने जिनको रेड कारपेट बिछा करके भगाने का काम किया, वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? काला धन वापस आएगा कि नहीं आएगा? नोटबंदी के बाद काला धन कितना वापस आया, इस पर कोई सवाल जवाब नहीं दे पा रहे हैं। फिर से 2000 नोट बंद क्यों कर रहे हैं, इसका कोई वाजिब उनके पास इसका जवाब नहीं है। तो असल में भ्रष्टाचार ही उनका, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक शक्तियों का जो गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन में बेचैनी होना है। और इधर तमाम लोग आप देख रहे हैं कि जब ट्विटर की सीईओ पर कहा जा सकता है कि छापा पड़ेगा, जब कोई प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जब सच्चाई की खबरें दिखाती तो उनके दफ्तर पे छापा पड़ता है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि जिन पर भी इनके शासनकाल में एफआईआर हुआ है या छापा पड़ा है, ये सब फर्जी एफआईआर है, फर्जी छापा है। रविशंकर प्रसाद जो सांसद हैं भाजपा के, वो कह रहे हैं कि कोई चेहरा नहीं, आखिर क्यों नहीं बता रहे हैं कि चेहरा कौन होगा? देखिए, रविशंकर प्रसाद जी पर बहुत दया आती है कि इतने काबिल लीडर हैं और मार्गदर्शक मंडल के में बना दिए गए हैं, ठीक है। मंत्री पद भी उनका पता नहीं क्यों छीन लिया गया है, तो बेचारे के पास में अब सिर्फ झूठ मूठ का टरटराने वाला एक काम दे दिया गया है, और रविशंकर प्रसाद जी की कोई उपयोगिता अब नहीं रह गई है देश की राजनीति में। इसलिए रविशंकर प्रसाद जी कुछ भी बोले, अब बोल करके वो अपना स्पेस बनाए रखना चाहते हैं। उनके पास में, भारतीय जनता पार्टी के पास में रविशंकर प्रसाद मार्गदर्शक मंडल के साथी हैं। लास्ट सवाल सर, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए। वो आरोप लगा रहे हैं कि हमें मजबूर किया गया कि आप जो पार्टी है उनकी, हम पार्टी मर्ज कर दें, मतलब जो जेडीयू पार्टी है उसमें मर्ज कर दें, ये डायरेक्ट कहना था। देखिए, ये जीतन राम मांझी जी अपने सभी विधायकों के साथ में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने गए थे 2 दिन पहले, और सबसे पहले तो उनके बीच में क्या बात हुई उसका उन्होंने खुलासा नहीं किया। जदयू के लोगों ने कहा कि हमने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया, तो एक तरफा बयान उनका आया है, और उन्होंने मंत्री पद का इस्तीफा किन कारणों से दिया, तो बता ही दिए सर। वो तो बताए, लेकिन ये ललन सिंह भी बोल दिए तो बताया गया। और जहां तक जीतन राम मांझी जी का सवाल है, ठीक है, उनके पुत्र संतोष मांझी जी का, तो आप सब लोग को जानकारी होना चाहिए कि संतोष मांझी जी को एमएलसी राष्ट्रीय जनता दल ने अपने कोटे से 6 साल के लिए बनाया। अभी राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से वो एमएलसी हैं। तो जीतन राम मांझी जी को मंत्री पद मिला, उनके बेटे को एमएलसी राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से बनाया गया, तो बहुत चीज़ें जीतन राम मांझी जी को ये महागठबंधन ने देने का काम किया। लेकिन नीतीश कुमार के लिए कसम खाए थे, और नीतीश कुमार जी के कसम खाए थे, और कसम क्यों तोड़ दिए? और जब से अमित शाह जी से मिल करके आए थे, तब से ज्यादा जोर से कसम वो खा रहे थे। मजबूर किया गया नहीं, उस अमित शाह जी के मिलने के बाद 2-3 बार कसम खा चुके थे। तो जीतन राम मांझी जी के जिले से हम आते हैं, जीतन राम मांझी जी के कमेटी में हमको काम करने का मौका है। तो जीतन राम मांझी जी इंसान बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके अगल बगल लोग जो हैं वो बड़े महत्वाकांक्षी हैं, उनको बड़ा चीज चाहिए। ललन सिंह बोले ना कि जो छोटी छोटी दुकान है, इससे अच्छा है कि आप बड़ा दुकान चलाएं यहीं से ही। तो जीतन राम मांझी जी स्वतंत्र है, अपनी उनका स्वतंत्र पार्टी है, और उनको स्वतंत्र निर्णय लेने छोटी छोटी पार्टियां को इस तरह क्यों किया जाता है बार बार? इसका कल्चर तो देश में भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। रामविलास पासवान जी के पार्टी को किस तरीके से तोड़ा गया, आपने देखा कि और भी बिहार में भी किस तरीके से और भी पार्टियों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। तो नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी तो मिल करके छोटी पार्टियों को कवच देने का काम किया, प्रोटेक्ट करने का काम किया। झारखंड की सरकार बची जब ये महागठबंधन की सरकार यहाँ पर बनी, तो छोटी पार्टियों को लालू यादव जी ने और नीतीश कुमार जी के एक होने से छोटी पार्टियों को ताकत मिला है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन, पटना, बिहार से। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।